बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अभी तक HTML, CSS और बूटस्ट्रैप अपने 3 टॉपिक्स को कवर किया। जहाँ लिखा वो है फायरबेस। फायरबेस क्या है और किस तरह काम करता है? देखें, फायरबेस एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अभी तक हमने देखा था कि हम अपनी HTML की फाइल्स बनाते थे, CSS की फाइल्स बनाते थे और उसको एक फोल्डर में बनाते थे। तो अब जब हमने अपनी उन फाइल्स को या अपनी कोडिंग को किसी के साथ शेयर करना है, तो हमें उसके लिए एक लिंक चाहिए होता है। तो वो लिंक जो होता है वो हमें फायरबेस प्रोवाइड करता है। गिटहब भी प्रोवाइड करता है, फायरबेस भी प्रोवाइड करता है। लेकिन गिटहब से हम जो है वर्जन कंट्रोल का काम लेते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वक्त हम फायरबेस की बात कर लेते हैं। तो फायरबेस हमें वो लिंक प्रोवाइड कर देता है और हम उस लिंक को जैसे ही किसी के साथ शेयर करते हैं, हमारी जो वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है, जितनी भी उसमें कोडिंग है, भले वो अलग अलग फोल्डर्स में हो, अलग अलग फाइल्स में हो, वो सिर्फ एक लिंक में शो हो जाती है। जैसे किसी वेबसाइट का डोमेन होता है, जब आप वो डोमेन को ओपन करते हैं तो उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके पास शो हो जाती हैं। उस डोमेन के पीछे कितनी फाइल्स, कितने फोल्डर्स हैं या कितनी कोडिंग है, ये आपको आपको मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको सिर्फ उस डोमेन से उस वेबसाइट को जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डोमेन लिखा हुआ है firebase.google.com। फायरबेस खोलने के लिए आपको ये सर्च करना पड़ेगा firebase.google.com। तो ये भी एक डोमेन है। अब इसमें जी आपको कंटेंट शो है, चीज़ें शो हो रही हैं, पीछे इसके कहीं ना कहीं कोड लिखा हुआ है, लेकिन वो कोड हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें सिर्फ एक डोमेन शेयर कर दिया गया है। उस डोमेन को जैसे ही हमने सर्च करा, हमारे पास ये वेबसाइट शो हो गई। ठीक है। अच्छा, फायरबेस में आप साइन इन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से। गूगल अकाउंट सबके पास होता है आजकल, जीमेल आईडी सबके पास होती है। आप अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखिए ऐड अनदर अकाउंट। मैं ऐड अनदर अकाउंट पे जाऊँगा तो मेरा जो गूगल का जो भी अकाउंट है वो मैं यहाँ पर अपना एंटर कर सकता हूँ। तो मैंने अपना जो गूगल का अकाउंट है वो पहले से एंटर किया हुआ है, तो मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इसमें अपना गूगल अकाउंट एंटर करेंगे और आप साइन इन हो जाएंगे फायरबेस में। ठीक है। फायरबेस में अब हमने जो काम करना है, तो फायरबेस में सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसमें हमने अपनी सारी वो कोडिंग की फाइल्स रखनी होंगी या फोल्डर रखने होंगे, जो कि हमने लोकल अपनी मशीन पीसी में बनाए हुए हैं। तो मैं गो टू कंसोल में जाऊँगा। आई होप कि मेरा इंटरनेट सही काम करे, आज इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे 3 फ़ोल्डर शो हो रहे हैं, ठीक है? या प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है? तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट है पहले से बनाया हुआ है, लेकिन ये बनाते किस तरह है? आप ऐड प्रोजेक्ट में जाएँगे, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ सैंपल 2, और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे वापस, सेलेक्ट एन अकाउंट। तो फायरबेस डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो मेरा अकाउंट है, और यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैंने आपको दिखा दिया कि अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरह करते हैं। अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, तो मेरे इस फ़ोल्डर में अभी कोई भी फाइल नहीं है, ना इसमें कोई मेरा कंटेंट है। ठीक है। तो मैं अगर इसकी होस्टिंग में आता हूँ, जैसे ही मैं होस्टिंग में आया, मुझे यहाँ पर कोई लिंक भी शो नहीं हो रहा जिसको मैं अपने किसी अपने अपने प्रोजेक्ट की जगह पर दे सकूँ कि भाई आप ये लिंक को जैसे ही क्लिक करें, खोलेंगे, मेरी जो फाइल्स हैं और जो फोल्डर्स हैं वो आपका शो हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम जो काम करने जा रहे हैं थोड़ा टेक्निकल काम है, तो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी ध्यान से चीज़ें देखनी पड़ेंगी अब। ठीक है। इस वक्त मैं आ गया हूँ नोट जेएस में। ठीक है। नोट जेएस के लिए आप सिंपल गूगल पे आके नोट जेएस लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। नोट डॉट जेएस पे जाएंगे, जैसे ही आपके पास यहाँ पे नोट जेएस का डाउनलोड करने का ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, विंडोज़ के लिए। क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा विंडोज़ शो हो रहा है। अगर आप मैक यूज़ करेंगे तो मैक यूज़ हो जाएगा, तो मैक शो हो जाएगा। अगर आप लिनक्स पे हैं तो लिनक्स का शो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है। जो 12.18.2 जो इसका वर्जन है, ये रिकमेंड वर्जन है और ये बहुत लाइट वर्जन है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस वर्जन को डाउनलोड करें। मेरे पास क्योंकि ये पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल का जो प्रोसेस है बिल्कुल डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे और सीधे इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ इसको डाउनलोड करना है यहाँ से। डाउनलोड का लिंक मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ से करना है आपने, और उसको इंस्टॉल किस तरह करना है, इंस्टॉल करना आपको आता होगा। ठीक है। इंस्टॉल कर देंगे। अब मैं आ जाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे।
कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आपने अपना नोड डाउनलोड कर लिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने अपना नोड जो इंस्टॉल करा है, सॉरी, वो सही इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर आकर नोड लिखेंगे -v। जैसे ही आप नोड -v लिखेंगे, यहाँ पर आपको नोड का जो वर्जन है जो आपके पास आपके पीसी में डाउनलोड होगा, उसका वर्जन यहाँ पर शो हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ही, लेकिन हमें वर्जन शो कर देगा ही। वर्जन शो कर दिया था, ठीक है। मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल है वो 12.6.2 है, ठीक है। अच्छा, जब हम नोड डाउनलोड करते हैं अपने पास, तो हमारे पास एक npm भी इसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। npm क्या है? एक नोड पैकेज मैनेजर है। उससे हम अपनी मर्जी के पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। पैकेजेस की ज़रूरत आपको जब भी पड़ेगी जब आप अपनी जो काम है उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी तक हमें किसी पैकेज की ज़रूरत नहीं थी, अभी तक हमें नोड की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम अपनी वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी नोड की ज़रूरत पड़ी। हमने नोड को इंस्टॉल करा। अब हम npm जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नोड के साथ इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं उसका भी वर्जन देख लेता हूँ। npm-v। जैसे मैंने npm-v करा, मेरे पास इसका वर्जन भी शो हो गया कि हमारे पास इस वर्जन का npm इंस्टॉल है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट npm के साथ हुआ है। हमने कहीं से उसको इंस्टॉल नहीं करा, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही हो गया है नोड के साथ, ठीक है। अब हमारा npm डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, हमारा नोड भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फायरबेस की तरफ। अब हमने जो अपना फायरबेस इंस्टॉल करना है अपने लोकल पीसी में, वो इस npm की मदद से करना है, ठीक है। ये हमारा पैकेज मैनेजर है, इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो फायरबेस भी एक तरह से पैकेज है। तो फायरबेस डाउनलोड करने के लिए हम लिखेंगे npm install -g फायरबेस टूल्स, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूंगा, मेरे पास जो फायरबेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास प्री इंस्टॉल है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको नहीं करूंगा। मैं जस्ट इसका वर्जन चेक कर लेता हूँ। आई होप कि मैं कमांड सही दे रहा हूँ। npm view firebase वर्जन। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं नेट के ऊपर ही बात होती है, मेरा नेट थोड़ा स्लो ही चल रहा है आजकल। चलें, जब तक ये यहाँ पर हो चेक हो रहा है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमने नोड अपना डाउनलोड कर लिया, मैंने आपको नोड बता दिया कि नोड किस तरह डाउनलोड होगा, ठीक है, और इंस्टॉल किस तरह होगा। मैं इसका क्लोज कर देता हूँ, और ये हमारा आ गया है अब फायरबेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम अपने किसी प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ किस तरह होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आऊँगा, और मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है यूआई फ्रेमवर्क के नाम से। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरा जो असाइनमेंट नंबर 3 है, मैं इसको फायरबेस के साथ होस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, फायरबेस का इसने हमें वर्जन बता दिया 7.15.5, ठीक है। तो मैंने कमांड बिल्कुल सही रन करी है। अब मुझे अपने इस फोल्डर में जाना है, सॉरी, इस फोल्डर में जाना है असाइनमेंट नंबर 3 में, ठीक है। तो मैंने जो यूआई फ्रेमवर्क का जो अपना जो फोल्डर ओपन किया है, ये मैंने डेस्कटॉप से ओपन करा है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से इस फोल्डर तक किस तरह जा सकते हैं? मैं लिखूंगा cd डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप पे आ गया। cd यूआई फ्रेमवर्क, सॉरी, फ्रेमवर्क, ठीक है। और असाइनमेंट नंबर 3। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करी होगी, मैंने यहाँ पर cd असाइनमेंट की जो स्पेलिंग लिखी है वो स्मॉल ए लिखा है, फ्रेमवर्क भी स्मॉल लिखा है, यूआई भी स्मॉल लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये कैपिटल है सब। तो स्मॉल कैपिटल से फर्क नहीं पड़ता, जस्ट स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग की जैसी गलती करी, तो उसने बोला द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ। तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल का कोई मसला नहीं, ठीक है। अब हम अपने उस फोल्डर में आ चुके हैं जहाँ हमें फायरबेस की होस्टिंग करनी है, ठीक है। मैंने CLS की कमांड चलाई, तो मेरा जो जितना भी इससे पहले की जो कमांड थी वो सब क्लियर हो गए, ठीक है। CLS हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपनी फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना है। अच्छा, फायरबेस इनिशियलाइज़ करने से पहले फायरबेस लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फायरबेस लॉगिन की कमांड चलाऊँगा, क्योंकि फायरबेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। याद रखिए कि मैं फायरबेस से जब काम कर सकता हूँ जब मैं फायरबेस की वाली इंस्टॉल -g फायरबेस, जब तक मैं फायरबेस के लिए ये वाली कमांड नहीं चलाऊंगा तब तक मैं फायरबेस से काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो नोड इंस्टॉल करने के बाद आपने
फायरबेस के लिए ये वाली कमांड चलानी है ताकि आपका फायरबेस जो है वो आपके लोकल पीसी में इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ और करता हूँ फायरबेस लॉगिन। ठीक है, मैंने जैसे फायरबेस लॉगिन करा, ये अब मेरे सिस्टम में फायरबेस को लॉगिन कर देगा विद कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, आई होप कि मैंने पहले लॉगिन करा हुआ है तो ये मुझे अपना ईमेल पासवर्ड नहीं मांगेगा मेरे से, लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा लॉगिन कर लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम ये मांगता नहीं है। लेकिन ये कमांड मैंने इसलिए आपको चला के दिखाई कि ये पहली दफ़ा जब आप फायरबेस से काम करेंगे तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी ताकि आपको जो फायरबेस है वो लॉगिन हो सके। इट टेक सम टाइम, कोई मसला नहीं है। हमने इस फोल्डर में अगर आकर देखा असाइनमेंट नंबर 3 तो हमारे पास इमेजेस अलग है और इंडेक्स डॉट एच फाइल अलग है। अगर मैंने किसी के साथ अपनी इन दोनों फाइलों को एक साथ शेयर करना है तो या तो मेरे पास एक तरीके का मैं इसको जिप बना के भेज दूँ और आप अपने पीसी में इसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करें और जो इसकी जो फाइल्स हैं उसको अपने पास रन कर लें, ओपन कर लें। लेकिन ये बेस्ट तरीका तो नहीं है ना। अब आपने अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको लिंक चाहिए होता है, तो उस लिंक को हम फायरबेस से लेकर आते हैं। इट टेक्स वेरी लॉन्ग। हो गया, ऑलरेडी लॉग्ड इन एज, इसने मेरा जीमेल आईडी, इसने मेरी जीमेल आईडी बता दी कि आप ऑलरेडी लॉग इन हैं। ठीक है, तो अब मैं एक और कमांड चलाऊंगा फायरबेस इनिट। फायरबेस इनिट क्या काम करती है, हमारी फायरबेस को इनिशियलाइज करती है। अब मेरी फायरबेस स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने लॉग इन कर लिया पहले, अब मैंने अपनी फायरबेस को स्टार्ट कर लिया। मैं फायरबेस को स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप कि अभी तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फायरबेस हमारी जो है इस वक्त इनिशियलाइज हो चुकी है। ये मुझसे पूछ रहा है आर यू रेडी टू प्रोसीड, तो मैं लिखूंगा वाई और एंटर। ठीक है, अब ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा डेटाबेस, फायर स्टोर, फंक्शंस, होस्टिंग, स्टोरेज, इमुलेटर। तो मैं जस्ट नीचे आऊँगा और अपनी होस्टिंग पे आके स्पेस दबाऊँ, स्पेस के बटन पे जैसे मैं लिखूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। ठीक है, ये पहले मैंने स्पेस दबाया उसके बाद एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन, तो ये मुझे बता रहा है, बोल रहा है कि आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब कह रहा है यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो याद होगा आपको हमने अपना फायरबेस पे प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करा हुआ है ये। ठीक है, सैम्पल 1 के नाम से हमारा तो पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। इसमें एंटर करूंगा मैं, तो अब ये इसने फाइंड कर लिया मेरे तीनों प्रोजेक्ट कि आपके ये 3 प्रोजेक्ट हैं, इसमें कौन से में आपने काम करना है। तो मैं सैम्पल 1 पे आता हूँ, एंटर करता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर लाके बोला कि हाउ व्हाट डू यू वांट टू यूज़ एज योर पब्लिक डायरेक्टरी। उसने कहा कि आप अपनी डायरेक्टरी को पब्लिक रखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है पब्लिक रखना चाहते हैं क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी पब्लिक रहे डायरेक्टरी, ताकि हम दूसरों को अपनी जो जैसी लिंक शेयर करें हमारी जो हमारी जो वेबसाइट है वो शो हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा नहीं, बस सिर्फ एंटर करूँगा, सॉरी। अभी मुझसे बोला है कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज ऐप, रीराइट ऑल यूआरएल्स टू index.html। तो मैं सुनूंगा वाई, मतलब यस। इसने मेरी फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट कर दी। मेरी जो जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी मेरी लोकल यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी और इमेज और इंडेक्स की, ये सब यहाँ पर अब इस आ चुकी हैं। अगर देखें यहाँ पर फायरबेस की यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं। मेरे जो फोल्डर है उसमें फायरबेस इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंडेक्स को सिलेक्ट करूँगा और इमेज को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरी जो सारी कोडिंग है और जो मेरी सारी फाइल्स हैं सिर्फ इन 2 फोल्डर्स में। मैं इन दोनों को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके, पहले कंट्रोल एक्स कट करते हैं इनको, पब्लिक फोल्डर में आते हैं क्योंकि पब्लिक फोल्डर हमने शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें पहले से क्योंकि index.html की फाइल थी तो ये कह रहा है रिप्लेस कर दूँ, तो मैंने कहा भाई रिप्लेस कर दो, हमें रिप्लेस करवानी है। ठीक है, वापस मैं अपने कमांड प्रोम्प्ट में आता हूँ और अब मैं एक आखिरी कमांड चलाऊंगा, फायरबेस डिप्लॉय की। ठीक है, फायरबेस डिप्लॉय। अब जो मेरे पास एक लिंक शो हो जाएगा जिससे मैं उस लिंक को जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे ही उसको अपने पास ओपन करूँगा, इन 2 फाइल्स के अंदर जो भी मेरा कंटेंट है वो मेरे पास उस लिंक के अंदर शो हो जाएगा। अगर मैं इस index.html की फाइल को अपने पास ओपन कर लेता हूँ,
मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये index.html ओपन करा है तो मेरे पास एक वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है। ये हमने इसमें मॉडल लगाया हुआ है, मॉडल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, नेविगेशन बार हमने यूज़ करी हुई है, होम और नेविगेशन में हमने ग्रिड सिस्टम का काफ़ी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फुटर लगाया हुआ है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये मैंने index.html की फाइल खोली, ठीक है। अब ये क्योंकि मेरे लोकल पीसी में, तो मैंने index.html की फाइल खोली तो उसने इमेजेस वगैरह सब कुछ जो है ओपन कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी को और भी index.html की फाइल खोलूँ भेजूंगा तो ये इमेजेस लोड नहीं होंगी उसके पास, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सटर्नल एक लिंक बना देते हैं कि उस लिंक को जैसे ही ओपन करे कोई, उसके पास हमारी सारी चीज़ें शो हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास एक लिंक शो हो चुका है, होस्टिंग यूआरएल डिप्लॉय कंप्लीट होस्टिंग यूआरएल। ये मेरे पास एक होस्टिंग लिंक शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप अपने पास भी ओपन कर सकते हैं, आपके पास भी सेम वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे फायरबेस से काम कि हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से होस्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक बन जाता है, हम उस लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपके साथ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। तो आप इस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास ये वेबसाइट एज इट इज शो हो जाएगी मोबाइल व्यू में। अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल व्यू में, लैपटॉप में खोलेंगे तो लैपटॉप व्यू में, ठीक है। आई होप ये फायरबेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम गिटअप देखेंगे। गिटअप भी सेम नहीं है, उसकी कमांड्स अलग है, लेकिन काम सेम होता है। वो भी हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है, उस लिंक को जैसे ही हम शेयर करते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो शो हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ, कोई कमांड आपको नहीं समझ में आई, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इसी वेबसाइट को मैं अपनी गिटहब के साथ भी करने की कोशिश करूँगा और आई होप कि हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो उसके साथ भी इसी वेबसाइट को करेंगे और फिर मैं उसका लिंक आपको शेयर करूँगा। तो देखिएगा कि हम गिटहब से और फायरबेस से दोनों से अपनी जो वेबसाइट है वो होस्ट कर सकते हैं। फायरबेस जो है होस्टिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन गिटहब असल में यूज़ होता है वर्जन कंट्रोल के लिए। वर्जन कंट्रोल क्या चीज़ है, तो वो जो हम गिटअप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। मैं यहाँ पर अपना होस्टिंग में आ जाता हूँ फायरबेस में। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी हमारे पास वो लिंक शो हो रहा होगा जो अभी अभी लिंक हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट से मिला है ना, ये लिंक, ये हमारे पास शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये लिंक हमारे पास शो हो रहा है। इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, शो हो रहा है। अच्छा, बात यह आई कि हमने अब ये तो बना लिया, अब हम चाह रहे हैं कि हम किसी को हम अपनी वेबसाइट बना ली हमने, हम चाह रहे हैं हम .com.pk वाला डोमेन लें कहीं से, तो हम वो इसके साथ किस तरह मास्क कर सकते हैं। तो उस मास्क करने का तरीका ये है कि आप एड कस्टम डोमेन में जाएंगे और जो भी आपको डोमेन होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। याद रखिए, डोमेन आपने जहाँ से भी बाय किया होगा आपकी अपनी जीमेल आईडी से होना चाहिए ताकि वेरीफाई कर सके ये। मैं यहाँ पर अपना gromart.store लिखता हूँ क्योंकि मैंने अपनी जीमेल आईडी से बाय किया हुआ है, तो ये मुझे वेरीफाई करेगा। अगर ये वेरीफाई नहीं करता तो इसका मतलब है आपने अपनी जीमेल आईडी से उस डोमेन को नहीं बाय किया हुआ। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। अनेबल टू डोमेन ऑलरेडी, अच्छा ये चूंकि मैंने ये डोमेन यूज़ किया हुआ अपनी एक वेबसाइट के लिए, तो ये कह रहा है कि अब ये डोमेन यूज़ नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है, एक डोमेन एक वेबसाइट के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपने जीमेल आईडी सेम रखनी है फायरबेस और अपने डोमेन, जहाँ से भी आप डोमेन खरीदेंगे उसकी, ताकि आपकी जीमेल आईडी सेम होगी तभी आपका डोमेन वेरीफाई होगा, वरना आपका डोमेन वेरीफाई नहीं होगा। इसके बाद जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो व्यू वेरीफाई ओनरशिप और गोल्ड है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वो इंस्ट्रक्शंस आप ऐड कर सकते हैं। वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, बता रहा होता है ये, तो आप वो खुद देख सकते हैं। बहुत इजी स्टेप होते हैं, कोई मुश्किल स्टेप नहीं होते, ठीक है। बट एक बात याद रखनी है, आपने अपने डोमेन जहाँ से ही बाय करें तो उसकी जीमेल आईडी और आपके फायरबेस की जीमेल आईडी सेम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।